So the question is saying the conductivity of intrinsic germanium follows sigma is equal to sigma naught e raised to the power minus delta E by 2 kT. Find a temperature where conductivity doubles from 300 Kelvin value. जो बैंड गैप है वो दिया हुआ है 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यू नो सिग्मा में दिया हुआ है कितना, सिग्मा नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस डेल्टा ई बाई 2 kT. ओके, हमें बताना है कि सिग्मा 2 जो है वो 2 टाइम्स सिग्मा 1 होगा, मतलब कंडक्टिविटी क्या होगी हमारी, डबल्स हो जाएगी. सो सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 क्या आ जाएगा, देखो ई रेज़ टू द पावर माइनस डेल्टा ई बाई 2 kT 2K. ठीक है, और टेम्परेचर क्या दिया हुआ है 300 Kelvin. सो 1 बाई टी माइनस 1 बाई 300. ओके, सो जब इसको सॉल्व करोगे सो ये वैल्यू आएगी आपकी 2 निकल के आएगी. ओके, तो अब जब इसका दोनों तरफ ln लोगे तो क्या आएगा, ln2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ln2 की वैल्यू डेल्टा ई बाय 2K. कि सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 क्या है, 2 है. ln डेल्टा ई बाई 2K 1 बाई टी माइनस 1 बाई 300. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस डेल्टा ई इज इक्वल टू, हमें डेल्टा ई दिया हुआ क्या है 0.65 दिया हुआ है. ठीक है, सो और के की वैल्यू वी नो 8.61 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो जो टी की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 318 Kelvin. The question is saying in a hydrogen like atom Z is equal to 11. The nth line of Lyman series has wavelength lambda. The de Broglie wavelength of electron in the original level is also lambda. Find it. तो आपको n फाइंड करना है. वी नो कि हमारे पास लैम्डा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर. ओके, और इलेक्ट्रॉन है अगर तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी किसी ऑर्बिट एन में 2 पाई आर एन अपॉन एन. ओके, वी नो कि बोहर का जो रेडियस होता है आर एन क्या होता है इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट बाई जेड. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करें, लैम्डा की यहाँ पे आर एन रख देंगे 2 पाई बाई एन इंटू एन स्क्वायर ए नॉट एन स्क्वायर ए नॉट बाई जेड. ओके, तो एक एन से एन कैंसिल होगा, क्या आएगा देखो 2 पाई एन ए नॉट बाई जेड. ओके, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो अब दोनों को आप इक्वेट करोगे. ठीक, तो यहाँ से जो आपकी ये लैम्डा है वो, और जब वहाँ से दोनों को निकालोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, n इज इक्वल टू 25. n is equal to 25. Okay, this will be the answer. See, the question saying a transformer has 50 turns in the primary and 100 turns in the secondary. If the primary is connected to a 220 volt DC supply, what will be the voltage across the secondary? अब क्या है, अब यहाँ पे आपको ये नहीं लगाना होता है. जैसे यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो सकती है कि आप अगर लगाएंगे कि आप अगर यहाँ पे N1 बाई N2 इज इक्वल टू V1 बाई V2 लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा. कि ये कब लगाते हैं, जब आपका सप्लाई AC हो. ठीक है, यहाँ पे DC सप्लाई है और DC सप्लाई में ट्रांसफार्मर काम नहीं करता. तो यहाँ पे जो भी होगा अक्रॉस द सेकेंडरी में कभी भी आपका कोई वोल्टेज नहीं आएगा, इट विल बी 0. ओके, सो इट वॉज अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन.
पावर अगर एब्जॉर्बर से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल पावर आ जाएगी हमारी इज 600 इंटू 2, मतलब जो रेट है इंटू एरिया, तो कितना आ जाएगा 1200 वाट। ओके, अब एक्चुअली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थोड़ा सा क्वेश्चन भी कंफ्यूजन लगता है। एज्यूमिंग कन्वेक्टिव हीट लॉस डोमिनेट्स, कन्वेक्टिव हीट लॉस डोमिनेट कर रहा है, तो इसके हिसाब से आपको आंसर देना है। इम्प्रूव इफिशियंसी बाय रिड्यूसिंग कन्वेक्शन, रिफ्लेक्टिव सरफेस इंसुलेशन, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर हीट डिसिपेशन। नहीं, सरफेस एरिया अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हीट डिसिपेशन से ज़्यादा होगा, कम होगा। यूज हायर थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल्स, फोकस ऑन डायरेक्ट एब्सॉर्प्शन इम्प्रूवमेंट्स। सो बेसिकली इसका जो आंसर होगा वही, कन्वेक्टिव हीट लॉस अगर डोमिनेट कर रहा है तो हमें इसको कम करना है, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इन जो कन्वेक्शन है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर ये होगा। Now the question is saying an isolated spherical conductor of radius r1 is surrounded by a concentric spherical layer of dielectric with permittivity epsilon extending up to radius r2. What is the capacitance of the system? तो दिस इज एक्चुअली कैपेसिटेंस क्वेश्चन कि कंडक्टर है जिसकी रेडियस r1 है, ओके, एक कंडक्टर है जिसकी रेडियस है r1, ओके, surrounded by a concentric spherical layer of dielectric with permittivity, ये like this, ओके, इसकी क्या है r2 है और इसका जो परमिटिविटी है वो कितना है एप्सिलॉन है। तो ये हम जानते हैं, ये सिंपल स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है, जिस जो क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट अगर कोई इलेक्ट्रिक नहीं है, ठीक है, r1 r2 अपॉन r2 माइनस r1, जहाँ पे r2 बाहर वाले स्फेयर का है और r1 अंदर वाले स्फेयर का है। तो सिंपल सा आपका आंसर बी होगा। A student observing a biological slide under a compound microscope notices only a thin slice of the sample is in focus. When trying to focus on another layer, the previous one blurs. Why? So इसका जो आंसर होगा क्या होगा, देखो, द ऑब्जेक्टिव लेंस हैज स्फेरिकल एबरेशन, द डेप्थ ऑफ फील्ड इज लिमिटेड ड्यू टू हाई मैग्निफिकेशन, द फोकस लेंथ ऑफ आईपीस इज टू स्मॉल, द सैंपल इज एब्जॉर्बिंग टू मच लाइट। देखो, जब भी होता है हम जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो क्या होता है, हमारा जो हम ऐसे देखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो क्योंकि ये बहुत बहुत हाई मैग्नीफिकेशन होता है ना, तो इस वजह से यहाँ पे जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो बहुत छोटा होता है ड्यू टू हाई मैग्नीफिकेशन, ड्यू टू हाई मैग्नीफिकेशन field of view, if a field of view is limited, okay, so इसका आंसर बी होगा। So this question saying two sound wave frequencies f1 equal to 100,000 hertz and f2 equal to 1005 hertz travel through a non-linear medium. In a non-linear region, the beat frequency is modified by a factor of 2, resulting in a new beat frequency. What is the new beat frequency? So beat frequency क्या होती है, देखो कहीं भी होती है, बीट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, मॉड ऑफ जो जो दो फ्रीक्वेंसी होती है उनका डिफरेंस, मॉड ऑफ f1 माइनस f2, ठीक है। तो कितना आएगा 1000 माइनस 1005, उसका मॉड क्या आएगा, आएगा 5 हर्ट्ज, ठीक। अब सिंस ये क्या है, नॉन लीनियर रीजन है, तो नॉन लीनियर रीजन में क्या होता है, ये जो एफ बी होती है, जो बीट फ्रीक्वेंसी वो एग्जैक्ट डबल हो जाती है। तो नॉन लीनियर रीजन में, नॉन लीनियर रीजन में क्या हो जाएगी, जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी क्या हो जाएगी 2 इंटू 5 हर्ट्ज, दैट इज 10 हर्ट्ज। नाउ दिस क्वेश्चन इज सेइंग लाइट वायर AB of
length 10 centimeter can slide on a vertical frame as shown figure. There is a film of soap solution trapped within the frame and wire. Find the load W that should be suspended from the wire to keep it in equilibrium. देखो भी नो जो सरफेस जो फोर्स होता है वो क्या होता है 2T/L और यहाँ पे T क्या होता है सरफेस टेंशन. ओके, अब T यहाँ पे क्या दिया हुआ है सरफेस टेंशन हमें दिया हुआ है 25 डाइन पर सेंटीमीटर. अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो डाइन जो हमें यूनिट में को दिक्कत आती है. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि डाइन में कितना हमारा 1 ग्राम वेट में कितना डाइन होता है. ओके, सो हमें निकालना है सरफेस टेंशन फोर्स निकालना है. सरफेस टेंशन तो हमें दिया हुआ है, निकालना है फोर्स. सो फोर्स इज इक्वल टू टी कितना है 25 इंटू 2 एल कितना दिया हुआ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर ऑब्वियसली. सो ये कितना जाएगा 5500 डाइन. ओके, ऑब्वियसली ये ध्यान देना कि जब हम डाइन में कैलकुलेट कर रहे हैं तो फोर्स हमारा हम यहाँ पे न्यूटन में नहीं करेंगे डाइन में करेंगे. ओके, नाउ अब बस आती बात कन्वर्जन की. तो हम जानते हैं कि वन ग्राम वेट में कितना होता है इट्स अबाउट 1000. मतलब एग्जैक्टली 1000 नहीं होता है बट हमें 1000 डाइन लेके चलना पड़ता है और आप 1000 डाइन लेके चल सकते हैं. ओके, सो वेट हमारा क्या जाएगा 500 बाई 1000 कैसे विल बी 0.5 ग्राम जो होगा वो हम इसमें सस्पेंड कर सकते हैं. ओके, straight panel is drilled through a diameter of a uniform spherical earth. Okay, a small object dropped into a tunnel from rest. Which of the following is correct about its motion? So this is a very famous problem of physics. We know कि हम कभी भी जैसे अर्थ में अगर हम मान लो ड्रिल करते हैं पूरे, ये हमारी अर्थ है और इसमें हमने ऐसे यहाँ से यहाँ तक ड्रिल कर दिया, पूरा एक यूनिफॉर्म बना दिया. तो वी नो कि अगर हम यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट डालेंगे, अब यहाँ पे ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही होगी, ठीक है, और फिर ये हमारा सेंटर होगा. फिर यहाँ पे जब जाएंगे तो ग्रेविटी फिर इधर की तरफ लग रही होगी. मतलब जो फोर्स है वो ऑलवेज कहाँ पे डायरेक्टेड है सेंटर. जो फोर्स है फोर्स हमारा ऑलवेज सेंटर डायरेक्टेड. ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इट्स मोशन. इट विल फॉल टू द सेंटर एंड स्टॉप. नहीं, क्योंकि यहाँ सेंटर में जाएगा तब उसकी कुछ वेलोसिटी होगी. अगर यहाँ से छोड़ा गया तो पार्टिकल यहाँ से आता आएगा और यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो उस वेलोसिटी से वो आगे तक चला जाएगा. फिर वेलोसिटी कम होती जाएगी फिर वो पीछे जाएगा. ठीक है, इट विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट द सेंटर. इट्स एक्सेलरेशन विल रिमेन कांस्टेंट. इट विल एक्सेलरेट द सेंटर एंड स्टे देयर. नहीं, सो ऑब्वियसली दिस विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि यहाँ का जो फोर्स वो कितना आएगा लाइक -kx, इसलिए वो क्या करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, क्योंकि फोर्स सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है और बार बार वो क्या हो रहा है चेंज हो रहा है. नाउ दिस क्वेश्चन इज सेइंग लाइट वायर AB of length 10 centimeter can slide on a vertical frame as shown figure. There is a film of soap solution trapped within the frame and wire. Find the load W that should be suspended from the wire to keep it in equilibrium. देखो भी नो जो सरफेस जो फोर्स होता है वो क्या होता है 2T/L और यहाँ पे T क्या होता है सरफेस टेंशन. ओके, अब T यहाँ पे क्या दिया हुआ है सरफेस टेंशन हमें दिया हुआ है 25 डाइन पर सेंटीमीटर. अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो डाइन जो हमें यूनिट में को दिक्कत आती है. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि डाइन में कितना हमारा 1 ग्राम वेट में कितना डाइन होता है. ओके, सो हमें निकालना है सरफेस टेंशन फोर्स निकालना है. सरफेस टेंशन तो हमें दिया हुआ है, निकालना है फोर्स. सो फोर्स इज इक्वल टू टी कितना है 25 इंटू 2 एल
एल कितना दिया हुआ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर ऑब्वियसली, सो कितना जाएगा 5500 डाइन। ओके, ऑब्वियसली ये ध्यान देना कि जब हम डाइन में कैलकुलेट कर रहे हैं तो फोर्स हमारा हम यहाँ पे न्यूटन में नहीं करेंगे, डाइन में करेंगे। ओके, नाउ अब बस आती बात कन्वर्जन की। तो हम जानते हैं कि वन ग्राम वेट में कितना होता है, इट्स अबाउट 1000, मतलब एग्जैक्टली 1000 नहीं होता है, बट हमें 1000 डाइन लेके चलना पड़ता है, और आप 1000 डाइन लेके चल सकते हैं। ओके, सो वेट हमारा क्या जाएगा, वेट हमारा क्या जाएगा 500 बाई 1000, कैसे, विल बी 0.5 ग्राम जो होगा वो हम इसमें सस्पेंड कर सकते हैं। ओके, so this question saying two sound wave frequencies f1 equal to 100,000 hertz and f2 equal to 1005 hertz travel through a non-linear medium. In a non-linear region, the beat frequency is modified by a factor of 2, resulting in a new beat frequency. What is the new beat frequency? So beat frequency क्या होती है, देखो कहीं भी होती है, बीट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, मॉड ऑफ जो जो दो फ्रीक्वेंसी होती है उनका डिफरेंस, मॉड ऑफ f1 माइनस f2। ठीक है, तो कितना आएगा 1000 माइनस 1005, उसका मॉड क्या आएगा, आएगा 5 हर्ट्ज। ठीक, अब सिंस ये क्या है, नॉन लीनियर रीजन है, तो नॉन लीनियर रीजन में क्या होता है, ये जो एफ बी होती है, जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो एग्जैक्ट डबल हो जाती है। तो नॉन लीनियर रीजन में क्या हो जाएगी, जो बीट फ्रीक्वेंसी होगी क्या हो जाएगी 2 इंटू 5 हर्ट्ज, दैट इज 10 हर्ट्ज। A student observing a biological slide under a compound microscope notices only a thin slice of the sample is in focus. When trying to focus on another layer, the previous one blurs. Why? So इसका जो आंसर होगा क्या होगा, देखो that objective lens has spherical aberration, the depth of field is limited due to high magnification, the focus length of eyepiece is too small, the small sample is absorbing too much light। देखो जब भी होता है हम जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो क्या होता है, हमारा जो हम ऐसे देखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो क्योंकि ये बहुत बहुत हाई मैग्नीफिकेशन होता है ना, तो इस वजह से यहाँ पे जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो बहुत छोटा होता है, ड्यू टू हाई मैग्नीफिकेशन, ड्यू टू हाई मैग्नीफिकेशन field of view, if a field of view is limited। okay, so इसका आंसर B होगा। Now the question is saying an isolated spherical conductor of radius r1 is surrounded by a concentric spherical layer of dielectric with permittivity epsilon extending up to radius r2. What is the capacitance of the system? तो दिस इज एक्चुअली कैपेसिटेंस क्वेश्चन कि कंडक्टर है जिसकी रेडियस r1 है, ओके, एक कंडक्टर है जिसकी रेडियस है r1, ओके, सराउंडेड बाय अ कंसेंट्रिक स्फेरिकल लेयर ऑफ डाइलेक्ट्रिक विद परमिटिविटी, ये लाइक दिस, ओके, इसकी क्या है r2 है, और इसका जो परमिटिविटी है वो कितना है एप्सिलॉन है। तो ये हम जानते हैं ये सिंपल स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है जो क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर कोई इलेक्ट्रिक नहीं है, ठीक है, r1 r2 अपॉन r2 माइनस r1, जहाँ पे r2 बाहर वाले स्फेयर का है और r1 अंदर वाले स्फेयर का है। तो सिंपल सा आपका आंसर बी होगा। टोटल पावर अगर एब्जॉर्बर से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल पावर आ जाएगी हमारी इज 600 इंटू 2, मतलब जो रेट है इंटू तो कितना आ जाएगा 1200 वाट। ओके, अब एक्चुअली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थोड़ा सा क्वेश्चन भी कंफ्यूजिंग लगता है। एज्यूमिंग कन्वेक्टिव हीट लॉस डोमिनेट्स,
कन्वेक्टिव हीट लॉस डोमिनेट कर रहा है, तो इसके हिसाब से आपको आंसर देना है। इम्प्रूव इफिशियंसी बाय रिड्यूसिंग कन्वेक्शन, रिफ्लेक्टिव सरफेस इंसुलेशन, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर हीट डिसिपेशन। नहीं, सरफेस एरिया अगर हम इंक्रीज करेंगे तो हीट डिसिपेशन से ज़्यादा होगा, कम होगा। यूज हायर थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल्स, फोकस ऑन डायरेक्ट एब्सॉर्प्शन इम्प्रूवमेंट्स। सो बेसिकली इसका जो आंसर होगा वही कन्वेक्टिव हीट लॉस अगर डोमिनेट कर रहा है तो हमें इसको कम करना है, ठीक है। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इन जो कन्वेक्शन है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, इसलिए इसका आंसर ये होगा। See, the question saying a transformer has 50 turns in the primary and 100 turns in the secondary. If the primary is connected to a 220 volt DC supply, what will be the voltage across the secondary? अब क्या है, अब यहाँ पे आपको ये नहीं लगाना होता है। जैसे यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो सकती है कि आप अगर लगाएंगे कि आप अगर यहाँ पे N1 बाई N2 इज इक्वल टू V1 बाई V2 लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। कि ये कब लगाते हैं, जब आपका सप्लाई AC हो, ठीक है। यहाँ पे DC सप्लाई है और DC सप्लाई में ट्रांसफार्मर काम नहीं करता, तो यहाँ पे जो भी होगा अक्रॉस द सेकेंडरी में कभी भी आपका कोई वोल्टेज नहीं आएगा, इट विल बी जीरो। ओके, सो इट वॉज अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेइंग इन अ हाइड्रोजन लाइक एटम Z is equal to 11. The nth line of Lyman series has wavelength lambda. The de Broglie wavelength of electron in the original level is also lambda. Find it. तो आपको n फाइंड करना है। वी नो कि हमारे पास लैम्डा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 - 1/n²। ओके, और इलेक्ट्रॉन है अगर तो उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी किसी ऑर्बिट n में 2πRn/n। ओके, वी नो कि बोहर का जो रेडियस होता है Rn क्या होता है, इज इक्वल टू n² A0/z। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करें, लैम्डा की यहाँ पे Rn रख देंगे 2π/n इंटू n² A0 n² A0/z। ओके, तो एक n से n कैंसिल होगा, क्या आएगा देखो 2πn A0 2πn A0/z। ओके, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो अब दोनों का आप इक्वेट करोगे, ठीक। तो यहाँ से जो आपकी ये लैम्डा है वो, और जब वहाँ से दोनों को निकालोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, n इज इक्वल टू 25। n is equal to 25. Okay, this will be the answer. So the question is saying the conductivity of intrinsic germanium follows sigma is equal to sigma naught e raised to the power minus delta E by 2 kT. Find a temperature where conductivity doubles from 300 Kelvin value. जो बैंड गैप है वो दिया हुआ है 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यू नो सिग्मा में दिया हुआ है कितना, सिग्मा नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस डेल्टा ई बाई 2 kT। ओके, हमें बताना है कि सिग्मा 2 जो है वो 2 टाइम सिग्मा 1 होगा, मतलब कंडक्टिविटी क्या होगी हमारी, डबल्स हो जाएगी। सो सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 क्या आ जाएगा, देखो ई रेज़ टू द पावर माइनस डेल्टा ई बाई 2 kT 2K, ठीक है। और टेम्परेचर क्या दिया हुआ है 300 केल्विन। सो 1/T - 1/300। ओके, सो जब इसको सॉल्व करोगे सो ये वैल्यू आएगी आपकी 2 निकल के आएगी। ओके, तो अब जब इसका दोनों तरफ ln लोगे तो क्या आएगा, ln2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ln2 की वैल्यू डेल्टा ई
बाय 2k, कि सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 क्या है, 2 है, ln डेल्टा E बाई 2k 1 बाई t minus 1 by 300. So after solving this, delta E is equal to, हमें डेल्टा ई दिया हुआ क्या है, 0.65 दिया हुआ है, ठीक है. सो और के की वैल्यू वी नो 8.61 इंटू 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे तो जो टी की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 318 केल्विन.